सो आफ्टर अ ईयर लॉन्ग ब्रेक आई एम बैक और आज हम बात करेंगे इंडिया के ट्रांजिशन फेज़ के बारे में जो कि नेवर एंडिंग है, जिसकी वजह से इंडिया को लास्ट के 6 मैचों में से 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा। काफ़ी सारे रीज़न्स होने वाले हैं और उन सभी रीज़न्स को जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पहले रीज़न की, सिलेक्शन कॉल्स। देखिए टीम अच्छा खेल नहीं रही है, उसमें 100% टीम की गलती है, बट हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं। T20 की बात करें तो स्काई जो कि इंडिया के कैप्टन थे, उन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया, आपने क्या करा, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। माना कि लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट कभी भी उनकी परफॉर्मेंस का टीम के खेलने पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और वी वॉन द वर्ल्ड कप। दूसरा रीज़न आपने ये दिया कि वो अभी 36 साल के हैं और अगला वर्ल्ड कप जो है 2 साल 4 महीने बाद है, तब तक वो 38 ईयर्स के हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि तब तक इतना एज्ड प्लेयर जो है हमारी टीम में हो, या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर और रीजंस रहे होंगे। बट फिर आप ये क्यों बोलते कि एज इज़ जस्ट अ नंबर? अगर आप फिट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप टीम में जगह बना सकते हैं। तो फिर ये वाली जो चीज़ है वो आपकी एकदम एब्सोल्युटली गलत हो जाती है। देन आप साफ बोल दीजिए कि जो भी 36+ ईयर्स के जो भी प्लेयर्स हैं उनको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ताकि वो लोग अपना रिटायरमेंट ले और दूसरी लीग्स में जाकर पैसे कमाएं। बट ऑन द अदर हैंड आपको अपने डोमेस्टिक सर्किट की चिंता हो जाती है, तो आप कह रहे कि जी हम 5 साल का बैन लगा देंगे, एक कूलिंग पीरियड लगाएंगे जिसके अंदर प्लेयर जो है रिटायरमेंट के 5 साल बाद तक कोई भी आउटसाइड लीग्स नहीं खेल सकते। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी होगी पूरी। आप बोल रहे कि हम हमारे डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं वो डेवलप कैसे होंगे? डोमेस्टिक के बेसिस पे आप सेलेक्ट करते ही किसको है? अब एग्जांपल ले लेते साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन ने आईपीएल में 2 साल में, दो क्या मतलब उससे पहले भी, ही इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल। बट आप उनको T20 में कंसीडर करते हैं? नहीं। आप उनको ओडीआई में कंसीडर करते हैं? नहीं। आप उनको कंसीडर करते हैं टेस्ट में। और टेस्ट के अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो उनसे आपको ना कम से कम 10 प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जो उनसे ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स लेकर बैठे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो डोमेस्टिक वाले प्लेयरों को तो प्रेफरेंस मिल ही नहीं रही, सिलेक्शन तो आईपीएल के बेसिस पर ही हो रहा है। तो फिर आप कूलिंग पीरियड किस बात के लिए लगा रहे हैं प्लेयरों पर 5 साल का? तो वो भी मत लगाइए। सेकंड रीज़न है इंडिया की फील्डिंग। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट इंडिया ने रिसेंटली काफ़ी कैचेस ड्रॉप करी है। आईपीएल का पूरा सीज़न देख लो, ऑलमोस्ट इंडिया की जो टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सब ने कैचेस ड्रॉप करे हैं। अब हम देखें तो इंडिया का जो सेमीफाइनल हम जीते, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम जो जीते, वो इंडिया ने जीता है फील्डिंग के बेसिस पे, क्योंकि ऑन स्किल लेवल इंग्लैंड जो है हमसे एकदम बराबरी पर थी। बट वहाँ पर अक्षर पटेल की 2 अच्छी कैचेस और वो मेन रन आउट जैकब बैथल का, जिसने पूरा मैच को बदल दिया। तो फील्डिंग एक जो है इंडिया की टीम का ना एक इंटेग्रल पार्ट रही है, और रिसेंटली हम फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं। आप आयरलैंड वाला मैच उठाकर देखें, पहला और दूसरा 85 पर 5 विकेट्स थे, लेकिन वहाँ पर कैचेस ड्रॉप होते हैं और उसके बाद एक पार्टनरशिप लग जाती है और फिर बाद में हम लोग जो है रन चेज़ कर ही नहीं पाते हैं। तो फील्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था जब हमारी जो साइड थी वो गन फील्डर से भरी होती थी। डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी यंगस्टर्स हम अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से हम लैक कर रहे हैं। स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ? एग्जीक्यूशन में। अब रिसेंटली ये सुनने को मिला है कि प्रॉब्लम ये है कि हवा बहुत चल रही है। अब यार हवा बहुत चल रही है, आप कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर किस बात के हुए? फिर तो मैं ही आगे खेल लेता हूँ ना। ये चीज़ें मेरे मुंह से अच्छी लगती है क्योंकि मैं एक एमेच्योर हूँ। आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आपको करोड़ मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि जी हवा बहुत थी, बिकॉज ऑफ द विंड कि हम कैचेस नहीं पकड़ पाए। तो ये काफ़ी बेकार एक्सक्यूज़ हुआ, और आई होप कि हम इस पर काम करें और आगे बहुत बेटर करें। थर्ड रीज़न, आईपीएल। सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। रिसेंटली काफ़ी लोगों ने आईपीएल को मेंशन करा, और आईपीएल को इंडिया की हार से क्या लेना देना। अब बात यह है कि आईपीएल में जो विकेट्स है ना वो काफ़ी बैटर फ्रेंडली होती है, बहुत फ्लैट ट्रैक होते हैं, तो वहाँ पर ईजी होता है बॉलर्स को हिट करना। अब देखा जाए तो ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बाउंस वेरी कर जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम रही है कि बैट्समैन उतनी अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाया है, और उसका भी रीज़न ये है ना कि आईपीएल जो होता है वो 2.5 महीने का होता है, और उससे पहले हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो भी अराउंड 1 महीने का था। तो अब देखा जाए तो जब आप इतनी फ्लैट विकेट्स पर खेलते हैं तो आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करते हैं, तो मसल मेमोरी होती है एक,
तो उस मसल मेमोरी की वजह से क्या होता है कि आप बॉल को देखते हैं और आप सीधा रिएक्ट करते हैं। बट अब जैसे कि कंट्री चेंज हो गई, यहाँ पर बाउंस डिफरेंट होगा, बॉल जो है उसी लाइन और लेंथ पे गिर रही है, बट ड्यू टू द डिफरेंस इन द बाउंस बैट्समैन जो है उस बॉल पे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। काफ़ी आपने देखा होगा कि वो बीट हो जा रहे हैं, और या तो बॉल बीट हो जाती है या तो वो मिस टाइम हो जाते हैं। और विकेट से ये ऐसी भी नहीं कि आप यहाँ पे 250 रन बनाएंगे। 190 200 एक बहुत डिसेंट स्कोर है अगर आपने बॉलिंग अगर नॉर्मल भी करी। बट हो क्या रहा है कि हम बॉल वन से ही अटैक कर रहे हैं, जो कि हमारा फोर्थ रीज़न है शॉट सिलेक्शन। हमारे शॉट सिलेक्शन में बहुत गलतियां हैं। अब देखा जाए तो कल का ही मैच ले लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 4 T20 की। तो देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी ने फर्स्ट बॉल से आर्चर को हिट करने की कोशिश करी। जब आपको पता है कि आप 2 डाउन हैं, ठीक है, फिर अगर बॉल लगी तो लगी, अगर नहीं लगी तो फिर आप ना मैच में बहुत पीछे लग जाते हैं। और यही हुआ। अब थर्ड T20 में क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया। हमने कहा कि जी हम हर बॉल पे घुमाएंगे और हम ऐसे ही प्रेशर को हटाएंगे। उसका कंक्लूजन क्या निकला कि हम 76 पर ऑल आउट हो गए। बट अगर हम देखें 4 T20 में हमने टोटली चीज़ें जो है ना डिफरेंट कर दी। अब वैभव सूर्यवंशी ने अटैकिंग अपना जो उनका तरीका है उससे खेलना स्टार्ट करा, और उनको ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो अभी बहुत यंग है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनका वही अर्ली विकेट गिर जाता है। फिर नेक्स्ट ओवर में ही क्या होता है, अभिषेक शर्मा भी जो कि पिछले मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो भी आउट हो जाते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन आप पावर प्ले में फिर से 2 विकेट डाउन हो, और आपको ये चीज़ याद है कि पिछले मैच में आप 76 पे ऑल आउट हो चुके हो, तो जो आपकी अप्रोच है वो टोटली चेंज हो गई। तो इसी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम रही कि हमारा जो शॉट सिलेक्शन है ना उसमें काफ़ी दिक्कतें रही हैं, और हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे। या तो हम बॉल को हिट कर रहे हैं या तो बॉल डॉट हो रही है। अगर यही हम स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे तो इतना प्रेशर आएगा नहीं। तिलक वर्मा की रिसेंटली काफ़ी चर्चा हो रही है, उसका भी रीज़न यही है। मैं तिलक वर्मा मेरे हिसाब से इस टीम में उनकी जगह बनती है, बट तिलक वर्मा से मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि अब वो इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, कि आप अगर बाउंड्री स्कोर नहीं भी कर रहे तो प्लीज़ आप स्ट्राइक रोटेट करें। स्ट्राइक रोटेट करने से क्या होगा कि जो सामने वाला प्लेयर है अगर वो अच्छे से बॉल को कनेक्ट कर पा रहा है तो वो रन बनाता रहेगा और आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद 1-2 बॉल की बात होती है, आपकी कनेक्ट होगी, आप भी रन मारना चालू कर दोगे। बट हो क्या रहा है कि वो शायद शेल में चले जाते हैं और वो स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो T20 हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं रिसेंटली इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका एंड अफ़गानिस्तान ए की एक ट्राई सीरीज़ चल रही थी, उसमें जो फाइनल मैच था उसमें वैभव सूर्यवंशी ने एक फिनोमिनल स्टार्ट दिया। आपके 10 ओवर में 10 ओवर से पहले आपके 100 रन थे। 2 विकेट गिरते हैं, तिलक वर्मा केम इनटू बैट, और जब वो आउट हुए तो उन्होंने 60 रन स्कोर करे एंड ही प्लेड 90 बॉल्स। मैं मानता हूँ कि वो ओडीआई फॉर्मेट था, बट आपका जब इतना बढ़िया स्टार्ट होता है उसके बाद आप क्या करते हैं, और भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मोमेंटम है इसको मेंटेन करके चले। बट वहाँ हुआ क्या, आपने 90 बॉल्स खेली और 60 रन्स लगाए, यानी कि अब 66 के आप स्ट्राइक रेट से खेल लो, और ये आप जब खेल रहे हो जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया है। हाँ हम वो मैच जीत गए, बट श्रीलंका हमसे ज़्यादा दूर थी नहीं उस मैच से। अगर हम देखें मार्जिन ज़्यादा बड़ा था नहीं मार्जिन, और ओवर्स भी बचे थे। तो अगर वो श्रीलंका थोड़े से दिमाग से बैटिंग करती तो शायद वो मैच वो जीत भी जाते। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा तिलक वर्मा से कि आप इस पर काम करिए और ये चीज़ जो सॉल्व होगी तो फिर हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। 5वां रीज़न जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो है ट्रस्ट। अब जब आप देखिए टीम के कप्तान को ही ड्रॉप कर देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप टीम का वाइस कैप्टन चेंज कर देते हैं, तो जो प्लेयर है ना उनके अंदर इतना ट्रस्ट रहता नहीं है। अब ट्रस्ट क्यों नहीं रह रहा है, क्योंकि वो यार वो भी यही सोचेंगे कि अगर मेरी कुछ परफॉर्मेंस 1-2 ऊपर नीचे हुई तो मैं भी ड्रॉप कर दिया जाऊँगा। तो ऐसे क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और सब फिर टीम से पहले ना अपने बारे में सोचने लगते हैं कि भाई मैं सिर्फ अपने रन बना लूँ या फिर अपनी विकेटें ले लूँ, नहीं तो मेरे को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। वो विश्वास आपको देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रस्ट है ना ये हिला दिया है। 6th रीज़न मेरे हिसाब से है फेवरेटिज़म। अब आप इसको फेवरेटिज़म बोलो या फिर ये बोलो कि यार ये बंदे के साथ मैं खेला हुआ हूँ और इसको मैं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ और मेरे पे इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। बट आप दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो वो एक फेवरेटिज़म की तरह ही हो जाएगा। तो मैंने ये जो रीज़न दिया ये फेवरेटिज़म है। हमने साई सुदर्शन की बात कर ली है,
अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की। इंडियन टीम हैज़ अ वाशिंगटन सुंदर प्रॉब्लम। अब ये ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। वाशिंगटन सुंदर इंडिया के लिए आई थिंक दिसंबर 2017 से खेल रहे हैं। दिसंबर 2017 में उनका डेब्यू हुआ था और आज है जुलाई 2026, यानी कि ऑलमोस्ट 9 साल से वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने हो सकता है कि काफ़ी मैचेस ना खेले हो, बट वो टीम के साथ जुड़े रहे, टीम के साथ ट्रैवल कराए उन्होंने, तो उन्होंने कुछ तो सीखा होगा। अब यहीं हम कंपैरिजन करें वाशिंगटन सुंदर का विल जैक्स से। 2 साल पहले अगर हम जाए तो देखेंगे, हमको यही पता चलेगी विल जैक्स जो एक ओपनिंग बैट्समैन है, बट इंग्लिश टीम ने ऐसा क्या करा कि विल जैक्स को वो एक फिनिशर भी बना पाए। विल जैक्स से वो ओवर भी डलवाना उन्होंने स्टार्ट करा और बाकायदा वो 4 ओवर प्रॉपर फेंक रहे हैं। एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर उन्होंने स्टार्ट करा था, नाउ ही इज़ बॉलिंग 4 ओवर्स, वो भी इंडिया जैसी टीम के सामने जिसको कंसिडर करा जाता है कि जो कि बेस्ट स्पिन प्लेइंग नेशन है। तो अगर वो इंडिया के सामने 4 ओवर फेंक रहे हैं तो वो किसी भी टीम के सामने 4 ओवर फेंकेंगे। और इंग्लैंड ने वो चीज़ जो है ना डेवलप करी है, उन्होंने कुछ उसके अंदर कोई चीज़ देखी होगी जिसकी वजह से उन्होंने उनको बोला कि नहीं आप करिए, हम आपको बैक करेंगे। अब वाशिंगटन सुंदर इंडिया के लिए 9 साल से खेल रहे हैं, हम उनको बैक कर रहे हैं। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी इनएप्टनेस है कि हम उनको एज अ बॉलर अच्छा क्रिएट ही नहीं कर पाए। अब वो पहले के टाइम में 3 से 4 ओवर फेंक दिया करते थे, अब उनका एक भी ओवर हमको महंगा पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उनकी ओडीआईज़ में और T20 में जगह नहीं बनती है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग वेरी हार्श, बट उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती है। टेस्ट में ही अर्नड हिज स्पॉट्स, उन्होंने बैटिंग से वो स्पॉट जो है अर्न कराए। बॉलिंग में मेरे को टेस्ट में भी उनकी इतना विश्वास नहीं है अनटिल और अनलेस की विकेट में स्पिन फेवर हो। तो फिर यही बात है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से वाशिंगटन सुंदर को भी पिसा जाता है कि वो भी जीटी कोटा के अंडर खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि वॉशिंग की जगह टीम में नहीं बनती है और उनकी जगह एक किसी और प्लेयर को चांस देना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। 7th रीज़न जो मेरे को लगता है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर। ऊपर के 4 प्लेयर्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद किसी भी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर जो है फिक्स नहीं है। अब रिसेंटली हमने देखा कि शिवम दुबे से ऊपर बैटिंग करने हर्षित राणा आ गए थे। अब शिवम दुबे जो है वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है और हर्षित राणा जो है बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो शिवम दुबे की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऊपर से आके गेम को चलाए, बट हम उसका उल्टा देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से ना ये चीज़ ना प्लेयरों के माइंड में भी रहती होगी कि हमारा बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है और हमको कभी भी बोल दिया जाएगा बैटिंग करने जाने के लिए, जो कि मेरे को लगता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। और प्लेयर्स को जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी अपने रोल्स के बारे में उतना ही अच्छा वो प्रिपेयर भी कर पाएंगे। तो बेटर यही रहे कि प्लेयरों को उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बता दिया जाए और उनके ना दिमाग में क्लैरिटी दे दी जाए कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले शिवम दुबे का रोल ये था कि स्पिनर्स होंगे, हम क्या करेंगे, हम जैसे ही स्पिनर्स अटैक करने आएंगे तो हम दुबे को ऊपर बैटिंग करने भेज देंगे। बट रिसेंटली ऐसा हमको देखने को मिला नहीं है। वहीं हम इंग्लैंड की तरफ अगर देखें तो इंग्लैंड ने क्या करा, इंग्लैंड ने देखा कि यार इनकी टीम में टू मैनी लेफ्टी बैट्समैन है, तो हम क्या करते हैं लियम डॉसन की जगह उसको खिला लेते हैं। तो उन्होंने उसको खिलाया जो कि एक टैक्टिकल मूव था। बट यहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम टैक्टिकली चीज़ों को उस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई जो टीम की थी। अब एक मेरे अंदर एक पर्सनली जो चीज़ है जो मेरे को फील हुई है देखने से, पिछले से 2 साल के अंदर ना, हाँ कहीं ना मैंने ये फील करा कि ये जो टीम जो है ना प्लेयर से ज़्यादा कोच और सेलेक्टर के डिसीजंस की वजह से ज़्यादा जानने लगी है। कोच आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं, वो भाई बात लाइमलाइट में आ जाती है। सेलेक्टर्स अपने सेलेक्शन जो वो करते हैं उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ जाती हैं। टीम ने अच्छा परफॉर्म करा है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट हमने देखा जाए तो ये टीम कहीं ना कहीं प्लेयर्स से ज़्यादा कोच और सेलेक्टर्स के डिसीजंस की वजह से ज़्यादा जानने लगी। और कोचेज़ का काम क्या होता है, वो मैनेजर्स होते हैं और उनका काम होता है कि प्लेयरों को मैनेज करना अच्छे से ताकि वो एक अच्छी मेंटल स्टेट में रहे। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक चाबुक लेकर घुमा रहे हैं और शेर को बोलेगी जी तुम चल ऊपर कूद और बैठ जा, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ वर्क करेगी। बाकी मेरा यही ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है वो आप मेरे को बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे रीज़निंग से अग्री ना करें, तो आपका जो भी
व्यू है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि सबका नज़रिया अलग होता है देखने का, तो ओपिनियन डिफरेंट होंगे और आई डोंट माइंड कि लोगों के ओपिनियन डिफरेंट हो, ये डाइवर्सिटी फैक्टर तो रहता ही है। तो जो भी आपका ओपिनियन हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेक केयर, जय भारत।